बातें आप उन्हें बता रहे हैं, सिखा रहे This हैं, call is now being recorded. उन वो क्या कर This call सकते is हैं now being transcribed. This call is now having notes taken by Meet. कि जो भी अपने आसपास में चीजें हो रही हैं, मतलब जो भी टॉपिक आप उसे पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक से संबंधित जो भी चीजें हैं, ठीक है, जो भी आपने उससे रिलेटेड उसे क्या दिए हैं, एग्जाम्पल दिए हैं, उदाहरण दिए हैं, ठीक है, और जो भी सिचुएशन है, जो भी परिस्थिति है उसके लिए, ठीक है, या फिर कोई वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको वो क्या कर सकते हैं, आराम से जो है देख सकते हैं उसको, ठीक है। निरीक्षण करना मतलब देखना भी होता है, या फिर ध्यान पूर्वक उसको देखना, निरीक्षण करना, उसको हम क्या कर सकते हैं, अपने आप से उसकी जांच कर सकता है कि वास्तविक में वो जो चीज़ है क्या वो उससे रिलेटेड है या नहीं। तो जांच करके उसको देख सकता है। ये सारी चीज़ें आप इस विधि के माध्यम से कर सकते हैं। फिर स्मरण रहे, मतलब याद रखना है आपको इस चीज़ का कि जिस ज्ञान को बालक के मस्तिष्क में बलपूर्वक हमेशा ठूसा जाता है वह कभी भी स्थायी नहीं होता, अर्थात बालक कुछ दिन बाद जो है उसे भूल जाता है, ठीक है। तो हम अलग अलग विधियों की बात इसीलिए करते हैं, ठीक है, खुद से सीखने की बात हम इसी के लिए करते हैं कि जो भी चीज़ आपने अगर अपनी सेल्फ स्टडी से सीखी है, ठीक है, या फिर आपने क्या किया है, खुद से किसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा सीखा है, ठीक है, कोई प्रयोग करके आपने कोई चीज सीखी है, या फिर अनुभव के, अपने अनुभव के द्वारा आपने कुछ सीखा है, वो कैसा ज्ञान होता है, वो जो नॉलेज आपने ली है, वो जो चीज आपने सीखी है वो कैसी होती है, एक परमानेंट नॉलेज की तरह, कि हमेशा आपके मस्तिष्क में वो स्मृति बनी रहती है कि आपने ये काम किया था और आपका जो रिजल्ट है वो इस प्रकार से निकला था। लेकिन जबकि पढ़ी हुई चीजें जो होती है, जैसे आप किताब में पढ़ते हैं, वो कितने दिनों तक आपके माइंड में रहती है, सही, ठीक है, और उनको बार बार आपको रिपीट, रिवाइज भी करना पड़ता है, बार बार उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, रोट लर्निंग हम कह सकते हैं कि ये क्या करता है, रोट लर्निंग को प्रपोर्ट करता है, जिसमें आप कहते हैं रटने की चीजों पर जो जोर देता है। तो इसलिए अगर आप किसी प्रकार की ऐसी विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं जो किस पर जोर देता है कि बलपूर्वक आप उनको कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि किताबों के द्वारा उनको बार बार एक चीज बताई जाती है, उसे पढ़ाया जाता है, आप उसे बार बार रिवाइज करवा के लाते हैं, ठीक है, तो वो कैसा है, वो एक अस्थायी ज्ञान होता है जो कुछ दिनों के बाद वो जो है वो भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम सीखते हैं कुछ करके, इसलिए हमने प्रयोग विधि के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि एक्सपेरिमेंट के द्वारा या प्रयोग के द्वारा जो आप करते हैं वो आपका एक अपना एक्सपीरियंस, अनुभव होता है, और वो जानकारी हमेशा आपके साथ बनी रहती है। फिर इसके विपरीत जिस ज्ञान को बालक अपने आप स्वयं प्रयास के द्वारा इधर उधर घूम फिर कर निरीक्षण के द्वारा ग्रहण करता है, मतलब आपने क्या किया है, जो भी नॉलेज अपने आसपास के एनवायरनमेंट से कलेक्ट की है, ठीक है, अपने आसपास की चीज़ों को देखकर जो आपने सीखा है, या फिर आप कहीं घूमने गए वहां से आपने कोई चीज़ सीखी है, वहां से कोई चीज़ आपने जांच करके ग्रहण की है, ठीक है, मतलब कोई नई नॉलेज आपने अपने मस्तिष्क में जो डाली है वो कैसी रहती है, स्थायी रहती है, यानी आपकी एक परमानेंट मेमोरी के रूप में जो है आपके मस्तिष्क में हमेशा के लिए बनी रहती है। और जब आपको आवश्यकता होती है तो आपको, आप उसका क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल, जैसे कि आप कहीं घूमने जाते हैं, ठीक है, या फिर कहीं भी जा रहे हैं, किसी ऑफिशियल काम से जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर जब आप पहली बार जाते हैं तो क्या क्या चीजें आपने देखी, क्या क्या चीजें सीखी, क्या पहले करना होता है, वो हमेशा आपके मस्तिष्क में रहेगी, तो वो आपको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो क्या बन जाता है, आपकी परमानेंट मेमोरी का एक भाग बन जाता है, मतलब एक ऐसी मेमोरी जो हमेशा के लिए आपके मस्तिष्क में रहेगी। और इस दृष्टि से निरीक्षण विधि शिक्षण की जो अनेक विधियों की भांति जो है अत्यंत उपयोगी है, मतलब जितनी विधि हमने अभी तक पढ़ी है उनमें ऐसा नहीं है कि ये सबसे उत्तम है, ठीक है, जैसे आपने प्रयोग विधि पढ़ी उसी की भांति ये जो विधि है ये भी कैसी है, आपके लिए इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके लिए एक अच्छी विधि के रूप में कार्य कर सकती है, जो आपकी शिक्षण में क्या करेगी, सहायता करेगी, बच्चों को सिखाने में क्या करेगी, सहायता करेगी। तो आप इस विधि का इस्तेमाल करके भी अपने अलग टॉपिक जो है, ठीक है, या फिर ऐसे टॉपिक जो आप इस विधि के द्वारा पढ़ा सकते हैं उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इस विधि का जब आप प्रयोग करते हैं तो बालक समय को कुछ नहीं बताता, अपितु वह उनको विभिन्न वस्तुओं, परिस्थितियों और घटनाओं का निरीक्षण कराने के लिए उत्सुक वर्णन करता है, ठीक है, मतलब ये आप कह रहे हैं कि ये जो विधि है जब आप इसका प्रयोग करते हैं
इसका प्रयोग करते समय जो बच्चे हैं, बच्चों को कुछ बताना नहीं होता, ठीक है। मतलब आपको उन्हें जैसे आप किताबों में लिखी हुई चीजों को क्या करते हैं, पहले उनको रूल्स के बारे में बताते हैं, ठीक है, कि आप सबसे पहले उसको डेफिनेशन देते हैं, पहले उनके प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं, ठीक है, फिर उसके बारे में उसको पूरी एक्सप्लेनेशन देते हैं कि चीजें किस प्रकार से होती हैं, क्यों होती हैं, उसके पीछे का आप उसको कारण बताते हैं, आप उनके सामने उदाहरण रखते हैं, ठीक है। फिर वो उसको क्या करता है, रियल लाइफ से आप उसको क्या करते हैं, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि इस प्रकार से चीजें वास्तविकता के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन जब आप इस विधि की बात कर रहे हैं, निरीक्षण विधि की, एनालिसिस विधि की बात कर रहे हैं, तो इस विधि में आपको किसी भी बच्चे को या फिर किसी भी टॉपिक को बताकर पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं जो लेक्चर मेथड आप यूज करते हैं, ठीक है, या फिर हम क्या कहते हैं जो एक्सप्लेनेशन मेथड, जिसमें आप क्या करते हैं चीजों को पहले बताते हैं, ठीक है, किताबों के द्वारा या किताबों के माध्यम से, और बाद में उन्हें उसको पूरा क्या करते हैं, डिटेल एक्सप्लेन करते हैं। तो इस विधि में आपको इस प्रकार से किसी भी चीज को बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो भी चीजें हैं आपके सामने, ठीक है, जो विभिन्न वस्तुएं आपके सामने हैं, या फिर जो परिस्थितियां हैं, मतलब जो भी सिचुएशन है, चाहे आप किसी घटना पर आधारित बातों को बता रहे हैं, या फिर आप क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु को दिखाकर कुछ बता रहे हैं, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आप क्या कर रहे हैं, किसी सिचुएशन का निरीक्षण करके आप क्या कर रहे हैं, चीजों को उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उन सभी चीजों को जानने के लिए क्या होती है, बच्चों के अंदर एक एक्साइटमेंट होती है, मतलब एक उत्साह जो है आपको देखने को मिलेगा। और उसको जब आप वर्णित करते हैं तो बच्चों का ध्यान जो है उस चीज के प्रति और ज्यादा आकर्षित होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि टॉपिक को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिससे क्या होता है, अवलोकन, मतलब जब भी आप क्या कर रहे हैं, कोई सिचुएशन उनके सामने रखी जा रही है या कोई ऑब्जेक्ट आप रख रहे हैं, तो वो उसे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो उसको क्या करना है, अवलोकन करना है उसको, वास्तविकता में आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बच्चे को बता रहे हैं, एक तो आप किसी चीज के बारे में सिर्फ उन्हें बता रहे हैं, एक आप उसे क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, ठीक है। तो देखने में और बताने में बहुत अंतर होता है। कि कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने रखा है, जैसे कोई उपकरण है, आप एक तो उपकरण के बारे में बता रहे हैं और एक उपकरण उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से रखता है, दोनों में क्या है, बहुत अंतर होता है। तो जो चीज आपके सामने क्या है, प्रत्यक्ष रूप से है, उसको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उसका वास्तविक स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या चीजें उसमें आपको देखने को मिल रही है, किस प्रकार से उसको यूज किया जाता है। तो आपको क्या मिलेगा, इसमें अवलोकन करने का अवसर मिलेगा, मतलब चीजों को वास्तविक रूप से देखने के अवसर मिलेंगे। जो कि इमेजिनेशन में, जैसे कि आपने किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बताया, तो उसकी इमेजिनेशन बच्चों के मस्तिष्क में अलग अलग सोच के हिसाब से अलग अलग बन सकती है। लेकिन जो चीज वास्तविक रूप से उसके सामने रखी है, वो उसको उसी प्रकार से देखेगा, उसी प्रकार से क्या करेगा, उसका अवलोकन करेगा। फिर आप कह सकते हैं कि इसमें क्या है, स्वतंत्र चिंतन होता है, मतलब कि आप फ्री होकर इसके बारे में विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, और इसकी क्या कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। मतलब जो चीज आपके सामने रखी है उसकी जांच आप कर सकते हैं, और इसके द्वारा जो भी ज्ञान आपको स्वयं प्राप्त होगा, मतलब चीज को देखने से, वस्तु को देखने से, घटना को देखने से जो ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है, वो कैसा रहेगा, आपके मस्तिष्क में लंबे समय तक वो बना रहेगा। और यूं तो इस विधि का जो प्रयोग है, मतलब इस विधि का जब आप यूज करते हैं, इस विधि का जब आप प्रयोग करते हैं, तो आप सभी विषयों के शिक्षण में सफलतापूर्वक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर विषय की बात नहीं कह रहे, लगभग आप हर विषय में क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। लेकिन विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में यह विधि कैसी है, अधिक उपयोगी है। मतलब अगर आप साइंस की बात कर रहे हैं, तो साइंस पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी आप कह सकते हैं, ठीक है। या फिर आप सामाजिक अध्ययन की, मतलब सोशल स्टडीज की जब आप बात करते हैं, उस प्रकार के विषय को पढ़ाने के लिए इस विधि का उपयोग अधिक किया जाता है, ठीक है। तो जैसे हर एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए एक अच्छी विधि होती है, तो जैसे आप साइंस की बात करते हैं, तो साइंस में क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे उपकरण होते हैं या फिर इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो आपने लैब में देखे होंगे, जिसका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक तो उनको सिर्फ बताना कि ये ऐसा होता है, एक आपको उसके सामने दिखाई दे, वो अलग ही व्यवहार होता है। सामाजिक अध्ययन की आप बात करते हैं, सोशल स्टडी की, एक तो आपको ये बताया जाए कि ऐसा व्यवहार लोग करते हैं, एक आपको समाज में दिख रहा है कि हाँ ऐसा होता है ना। तो दोनों में क्या होता है, फर्क होता है। सिर्फ बताने में और वास्तविकता में बहुत ज्यादा अंतर आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए
इस प्रकार के जितने भी सब्जेक्ट हैं, कि आप साइंस की बात करें या फिर सोशल स्टडीज की, इस प्रकार के विषयों को पढ़ाने के लिए ये जो विधि है वो उपयुक्त है। फिर इस विधि के भी क्या है, कुछ सोपान या फिर आप कह सकते हैं इसके भी कुछ पार्ट हमें दिए हुए हैं, ठीक है। जिसका सबसे पहले जो पार्ट हमें दिया है वो है निर्धारण, ठीक है। तो पहला जो सोपान है आपका, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं पार्ट, सोपान ही मतलब ऐसा होता है कि आप चीजों को पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो अलग अलग लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, उन्हें चरण में आप बांट सकते हैं, ठीक है, भागों में आप बांट सकते हैं। तो इसी प्रकार से इस विधि में क्या दिए गए हैं, आपको सोपान दिए गए हैं। तो इसका जो पहला सोपान है वो क्या है, निर्धारण है। और इसमें इसमें क्या होता है, पहले सोपान में जो शिक्षक है बालकों को जिस वस्तु या फिर घटना का निरीक्षण करने के लिए कराना चाहता है या कहना चाहता है, उसे बालकों को बिना बताए हुए पहले पूर्ण रूप से जांच करने के बाद निश्चित और निर्धारित करता है, ठीक है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो भी टॉपिक आप उसे पढ़ाने जा रहे हैं, आप उसके बारे में उसे बताते नहीं है, ठीक है। जो भी विषय आपने डिसाइड किया है कि मुझे ये टॉपिक क्लास में आज क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, जो आपने प्री डिसाइड किया है, तो इस विधि का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने टॉपिक के बारे में कभी भी उन्हें पहले नहीं बताते। आप क्या करते हैं, वो घटना उनके सामने क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, या फिर क्या करते हैं, वह वस्तु उनके सामने पहले ही रख दी जाती है, जिसको देखकर बच्चे अपने अपने प्रिस्क्रिप्शन बना सकते हैं कि ये क्या चीज है, ठीक है, इससे क्या होता है। तो उनकी अपनी जो नॉलेज है वो भी आपको पता लगती है कि बच्चों का विचार क्या है इस बारे में। और बिना बताए आप क्या कर सकते हैं, उनके पहले की जो भी क्या है, उनकी जो नॉलेज है, उनका जो ज्ञान है, पूर्व ज्ञान, उसका क्या लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी पहले इस चीज को लेकर नॉलेज कितनी है, या फिर वो इस चीज के बारे में, इस वस्तु के बारे में कितना जानते हैं, ठीक है। तो बेसिक चीज आप ले लीजिए, ऐसा कोई बड़ा इंस्ट्रूमेंट की हम बात नहीं करते, क्योंकि हम प्राइमरी लेवल के शिक्षण की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए जो भी चीज आप उनके सामने, क्योंकि वो स्तर जो बच्चों का होता है, वो आपके पास सिर्फ सीखने के लिए आए हैं, उन्हें उससे पहले कोई भी चीज के बारे में इतना नॉलेज या ज्ञान नहीं होता। तो मान लीजिए आप उनके सामने सिर्फ एक सेब को प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे देखकर तो हर बच्चा बता देगा कि ये क्या है, आपके सामने एक एप्पल रखा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी वस्तु रखी हो, अब एप्पल के बारे में हम क्या सिखाएंगे, ऐसा नहीं है। मतलब बहुत सारी चीजें, क्योंकि जब प्राइमरी लेवल की एजुकेशन की बात आप करते हैं तो ये जो स्तर है, इस स्तर पर आपको जो एजुकेशन देनी है वो कैसी होती है, जेन्युइन, मतलब कॉमन चीजों से, कि हम बच्चों को फूड हैबिट्स डेवलप करना चाहते हैं, कि गुड फूड हैबिट्स उनमें डेवलप हो, ठीक है, हेल्दी हैबिट्स उसमें डेवलप हो। क्योंकि आप सभी को पता है कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इन सभी चीजों से बच्चे हमेशा परहेज करते हैं। तो जरूरी नहीं हर बच्चे को वो चीज पसंद हो, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स हैं, आप उनके बारे में उसे बता सकते हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड और जो चीजें हैं कि भाई किस किस यूज में आता है, किस किस प्रकार की बीमारियों से आपको दूर रखता है, तो ऐसी चीजें हमें क्या करानी है उनको, मतलब टॉपिक के बेसिस पर आप उनको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। आप ये बस सोचिए कि हायर लेवल पर जाकर हमें बहुत पता नहीं क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करना होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बेसिक सी चीजें, क्योंकि हम प्राइमरी बिल्कुल प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो उसमें इसी प्रकार की चीजें आपके सामने होती हैं, ठीक है। कि जर्नल चीजों के बारे में अगर आप उनको गुड हैबिट्स के बारे में बताना चाहते हैं, तो वो आप कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, भाई कैसी आदतें अच्छी होती हैं। तो उसके लिए आप उनके सामने वीडियोस को चला सकते हैं, ठीक है। हमने कहा ना हमारे आसपास के वातावरण से संबंधित होना चाहिए। तो आप डेली देखते हैं कि आपके घरों में जो भी चीजें, जो एक्टिविटी होती हैं, कि गुड हैबिट्स में जैसे आप डेली आप बात करते हैं, ठीक है, डेली आप अपने टीथ को 2 बार ब्रश कर रहे हैं, तो ये जो हैबिट्स हैं उनको डालना भी हमारे समाज का एक क्या है, आवश्यक नियम है, या फिर आप कह सकते हैं कि हमारी डेली हैबिट्स में होना, ये हमें हेल्दी रखने के लिए, डिजीज से बचाते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, आपकी एजुकेशन का एक पार्ट है, जो आपने भी अपने लेवल पर, जब आप प्राइमरी स्तर पर थे, आपने सीखी है। तो उस स्तर पर आपको एज ए सब्जेक्ट ये चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि प्राइमरी स्तर पर जब आप एजुकेशन की बात करते हो तो आपके सामने एक सब्जेक्ट आता है ईवीएसटी। उसमें इसी तरह की चीजें आपको बताई जाती हैं, इसी तरह की चीजें सिखाई जाती हैं, ठीक है। और ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी होता है, मतलब आपके पर्यावरण से संबंधित चीजों को भी क्या करता है, इंक्लूड करता है। आपकी सोशल लाइफ को इंक्लूड करता है, ठीक है, मतलब आपके समाज में कैसी चीजें होती हैं, रिलेशंस के बारे में बताना, ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताना, मतलब धार्मिक चीजों के बारे में बताना, और अलग अलग बातों के बारे में बताना, और इसके साथ साथ ही
साइंस को भी ये साथ लेकर चलता है, ठीक है, कि साइंस भी इसमें इंक्लूड होती है। तो ये सारे टॉपिक्स को मिलाकर इस सब्जेक्ट को सरकार ने इसीलिए बनाया है ताकि हम जेन्युइन चीजें, मतलब जो वो चीजें बच्चों को सिखा सके जो आपकी कॉमन लाइफ में उनके लिए हमेशा यूजफुल रहती हैं, और जिसकी नॉलेज होना भी क्या होता है, मस्ट है, मतलब जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिखाना हमारे लिए एक वो है कि हमें बस सिखा देना है, कि वो हम इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि ये आपकी लाइफ का एक पार्ट है। फिर दूसरा जो सोपान है ये क्या करता है, ध्यान को आकर्षित करता है, कि कोई भी चीज आपके सामने रखी है तो आपको उसको देखकर पता करने का मन करता है कि क्या है, ठीक है। जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं, कोई भी जगह आपने देखी तो सबसे पहले आपके मन में विचार आता होगा कि ये क्या चीज है, आपको इसके बारे में पता, तो सबसे पहले क्या चीज आपने इससे, कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट आप बच्चों के सामने रख रहे हैं तो सबसे पहले उसके अंदर क्या आती है, जिज्ञासा आती है उसे जानने की, कि ये क्या चीज है। तो ये क्यूरियोसिटी जो है हम यही बच्चों के अंदर क्या करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, कि बच्चा जो है जिज्ञासु बने, उन चीजों के बारे में सीखे, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट के को जब वो सामने रखा हुआ देखेगा तो वो उसके बारे में सबसे पहले विचार करेगा कि क्या है, मैंने पहली बार देखा है, इसका क्या यूज होता है, ऐसे सारे प्रश्न उसके मन में आएंगे। तो आप कह सकते हैं कि ये क्या करता है, एक इंटरेस्ट को जगाता है, कि सीखने की इच्छा को क्या करेगा, उनके अंदर प्रेरित करेगा। तो ये जो सोपान है, शिक्षक प्रश्नों के द्वारा बच्चों की जो रुचि है, जिज्ञासा को जागृत करने से क्या है, उसका ध्यान निरीक्षण करने की वस्तुओं तथा घटनाओं की ओर आकर्षित करता है। मतलब कि जो भी चीज आपके साथ उसके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वो क्या करता है, जो शिक्षक है उसने उस चीज को उनके सामने इसलिए रखा है ताकि बच्चे इससे संबंधित प्रश्नों को पूछे, उसके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हो, और वो उस चीज का क्या करें, निरीक्षण करें, उसकी जांच करें, उस वस्तु के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जो है प्राप्त करने की कोशिश करें, और उन घटनाओं से क्या हो, आकर्षित हो, वस्तुओं से आकर्षित होकर उसके बारे में अधिक से अधिक सीखने का प्रयास करें। तीसरा जो सोपान है वो क्या होता है, लेखबद्ध करना, कि चीजों को आप क्या करना, नोट करना या रिकॉर्ड बनाना आप कह सकते हैं। तो जो भी चीजें आप देख रहे हैं उससे संबंधित जो भी जानकारी आपको प्राप्त हो रही है, उसकी निरीक्षित वस्तु की, मतलब जिस वस्तु को आप जांच रहे हैं, ठीक है, निरीक्षित करना मतलब जांचना या देखना, ध्यान पूर्वक देखना, कुछ भी आप कह सकते हैं। वस्तु जो भी सामने आपके रखा हुआ है या फिर किसी घटना की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका क्या करना, एक रिकॉर्ड बनाना कि आपने उसके बारे में क्या सीखा, मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कर सकते हैं आप उसके लिए नोट कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको इस विधि के लिए क्या है, उपयोगी है, या फिर आप कह सकते हैं कि इस विधि के ये पार्ट हैं तीनों, जो क्या करते हैं, इस विधि को और भी बेहतर और भी अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि इसके अंदर ये गुण विद्यमान है, या फिर आप कह सकते हैं इसके अंदर क्वालिटी है ये, कि बच्चों को निर्धारित करने का जो है वो क्या मिलता है, अवसर मिलता है, चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं और चीजों को वो नोट कर पाते हैं। तो हर तरह का डेवलपमेंट जो है आपको इसमें देखने को मिलता है। बच्चे फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहे हैं, ठीक है, मेंटल एक्टिविटी भी हो रही है, उनकी मानसिक स्तर पर क्या है, उनका एक अच्छा सोचने का जो एटीट्यूड है वो डेवलप हो रहा है। और चीज़ों को लिखना भी जो उतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कि जितना आपके लिए बोलना इम्पोर्टेंट है उतना ही लिखना भी इम्पोर्टेंट है, चीज़ों को लिख कर रिप्रेजेंट करना। तो खुद से बच्चे अपने जो लैंग्वेज में चीज़ें लिखते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। तो वो गुण भी उनके अंदर क्या होता है, डेवलप होता है। फिर है निरीक्षण विधि के कुछ गुणों की बात करेंगे, मतलब इसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज आपको देखने को मिलती हैं, उन क्वालिटीज को डिस्कस करेंगे। तो निरीक्षण विधि के गुणों की जब हम बात करते हैं कि क्या क्वालिटी आपको देखने को मिलती है, तो इस विधि का प्रयोग जब आप करते हैं तो बच्चों के अंदर क्या है, अवलोकन करने की और निरीक्षण द्वारा स्वयं ज्ञान प्राप्त करने का जो गुण है वो क्या होता है, डेवलप होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि उनका विकास हो रहा है, कि वो चीजों को देख कर उसकी जांच कर पा रहे हैं, मतलब उससे संबंधित ज्ञान जो है उसको सीख पा रहे हैं। तो उनकी एक क्षमता डेवलप होती है कि सेल्फ स्टडी जैसी चीजों को, या फिर सेल्फ एनालिसिस करना जो है वो क्या होता है, उनका इम्प्रूव होता है, कि चीज़ों के बारे में जानकर। जैसे कि आप कोई भी चीज़ है उसको जब वो अवलोकित कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसके बारे में क्या करना, जानकारी प्राप्त करना, ठीक है, उससे संबंधित प्रश्नों को पूछना, ठीक है, बच्चों के अंदर क्या है, जिज्ञासा को उत्पन्न करना। ये सारी क्वालिटीज जो है उपलब्ध हो, क्या आप कहते हैं कि डेवलप होती है, ठीक है। और ये किसी भी लर्नर के लिए या फिर किसी भी स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छी क्वालिटी होती है, कि आपके अंदर हमेशा एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, चीज़ों को जानने की, उनके बारे में सीखने की हमेशा क्या होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। तो आप बेहतर तरीके से सीख पाते हैं
और हम चाहते हैं कि बच्चों को हर एक स्तर पर जो है वो क्या करे, प्रश्न पूछे। जितने ज़्यादा आप किसी चीज़ से के बारे में प्रश्न पूछते हैं उतनी ज़्यादा जानकारी आपको उस चीज़ के बारे में मिलती है और आपकी जो नॉलेज है उतनी ज़्यादा क्या होती है, इंक्रीज होती है। दूसरी जो आपको इसमें क्वालिटी देखने को मिलती है कि इस विधि के द्वारा जब आप शिक्षण करने की बात करते हैं, मतलब बच्चों को सिखाने की बात अगर आप कर रहे हैं इस विधि के द्वारा, तो विधि के द्वारा शिक्षण करने से बच्चा कैसा है, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से क्या कर रहा है, चीजों को देख रहा है। मतलब उसको किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया जा रहा। जैसे किताबों में आपने देखा है ना, बच्चों के सामने किताबें खोल देते हैं और हमें उन्हें कहते हैं कि किताबों में देखो, तो जरूरी नहीं है कोई उसमें देखेगा, जहां उसका ध्यान जा रहा है वो उस तरफ भी देखेगा। आप उसे बार बार क्या कहेंगे, फोर्स करेंगे कि बुक में देखो, बुक में देखो, है ना। तो इसमें किसी प्रकार का भी फोर्स आपको बच्चे को नहीं करना। जो चीज सामने रखी है वो बच्चे का ध्यान अपने आप क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। बच्चा उसी चीज को देखेगा, उसी चीज के बारे में सुनेगा। तो आप कह सकते हैं बच्चे का जो कंसंट्रेशन है उसका फोकस इंक्रीज करता है। ठीक है। एक और क्वालिटी जो क्या करेगा बच्चे के अंदर, फोकस को इंक्रीज करेगा, जो कि अच्छी चीज होती है। या फिर आप कह सकते हैं उसका जो कंसंट्रेशन है उसको डेवलप करने में सहायता करेगा। जो एकाग्रता की बात हम करते हैं कि जितने ध्यान से आप किसी चीज को सुनते हैं, देखते हैं, उतने ही अच्छी जो आपकी मेमोरी पावर है उसमें वो स्टोर होता है। तो उसका कंसंट्रेशन जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये क्वालिटी बच्चों के अंदर डेवलप होगी। फिर जब वो देख रहा है उसी के बारे में विचार करेगा और अपने विचारों को क्या करेगा, प्रकट भी करेगा। मतलब अपनी जो उसकी थिंकिंग है उस ऑब्जेक्ट को देखकर जो जो चीजें, जो जो विचार उसके मन में आ रहेगी, ये हो सकता है, ये ऐसा है, वो अपने हिसाब से उसके कलर को बताने की कोशिश करेगा, उसकी क्वालिटीज को बताने की कोशिश करेगा। तो वो अपने विचारों को भी प्रकट कर रहा है। ठीक है। तो उसकी थिंकिंग लेवल जो है, उसके सोचने का जो तरीका है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। मतलब उसमें क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। मोटर डेवलपमेंट आप कह सकते हैं कि प्रमोट हो रहा है, कि हम उसकी मानसिक स्थिति को जो है और अधिक विकसित करने की इसमें कोशिश करते हैं। तीसरी जो आपको गुण या क्वालिटी आपको इसमें देखने को मिलती है कि इस विधि के द्वारा बच्चा जो है वो वस्तुओं, घटनाओं और समानताओं तथा असमानताओं के संबंध में आवश्यक ज्ञान सफलता पूर्वक क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। कि जब कोई भी चीज आपके सामने, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, या फिर आप किसी परिस्थिति या सिचुएशन की बात कर रहे हैं, किसी घटना की बात कर रहे हैं, या फिर आप कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, कि आप क्या करें, कंपैरिजन करें कि किस चीज में कितना अंतर है। तो जो चीज आपके सामने रखी है उस वस्तु के बारे में बता पाना ज्यादा आसान होता है। उस घटना को देखकर उसके बारे में कुछ बातें हम बता सकते हैं। ठीक है। और उसके बारे में कंपैरिजन कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर क्या क्या सिमिलैरिटी है। ठीक है। मतलब क्या क्या चीजें क्या है जो दोनों में बिल्कुल समान है, और क्या क्या उसमें क्या है, डिससिमिलैरिटी है। मतलब क्या क्या चीजें उसमें बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। तो उस चीज को देखकर आप क्या कर सकते हैं, दोनों में अंतर बता सकते हैं। तो मतलब बच्चा खुद से कैपेबल है, उसके अंदर ये क्षमता आ जाती है कि वो क्या कर रहा है, चीजों के बीच में एक जो संबंध है, ठीक है, कि उसके ऑब्जेक्ट के बीच में क्या कनेक्शन है उसको फाइंड आउट कर पाएगा, उसका पता लगा पाएगा आसानी से। ठीक है। उसके अंदर क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है और चीजों के कंपैरिजन में, उसके बारे में आसानी से पता लगा पाएगा। तो उसके अंदर ये क्वालिटी भी जो है वो डेवलप होती है कि वो अंतर कर पा रहा है चीजों के अंदर। ठीक है। डिस्टिंग्विश कर पा रहा है, डिफ्रेंशिएशन कर पा रहा है। ये क्वालिटी जो है उसके अंदर डेवलप होती है। अगला जो गुण आपको इसमें देखने को मिलता है या क्वालिटी की बात करें, तो विधि का, इस विधि का जब आप प्रयोग करते हैं तो आप निष्कर्ष को सहज रूप से निकाल सकते हैं। ठीक है। मतलब बहुत जल्दी आप क्या कर सकते हैं, निर्णय को प्राप्त कर सकते हैं। आसान तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जांच कर रहे हैं, वस्तु आपके सामने रखी हुई है, तो आप फटाफट से क्या है उसके रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं कि आपको क्या सीखने को मिल रहा है। ठीक है। कि ये वस्तु क्या है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, सबसे पहले आप पूछेंगे क्या है ये। जिनको भी पता होगा, जिन्होंने पहले देखा है, वो उसका उत्तर आपको जरूर देंगे। तो सरलता से जो निष्कर्ष है वो आपको इसमें प्राप्त होने वाला है। ठीक है। मतलब बहुत जल्दी रिजल्ट आपको ये विधि जो है वो दे देती है। तो ये सारे गुण इसमें क्या है, विद्यमान है, और बच्चों के अंदर इन सभी क्वालिटीज को क्या करते हैं, ये डेवलप करते हैं। ठीक है। तो अगर आप इस प्रकार की क्वालिटीज बच्चों के अंदर डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है, प्राइमरी स्तर पर, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसी विधि का इस्तेमाल अपने टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए कर सकते हैं। फिर हर विधि में जैसे मैंने पहले ही बताया था कि कुछ अगर अच्छी बातें होती हैं तो कुछ उसमें क्या होते हैं, दोष भी होते हैं। ठीक है। क्वालिटी के साथ साथ कुछ ना कुछ दोष उसमें आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो पहला जो ड्रॉबैक आप कह सकते हैं या फिर डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं,
ठीक है। या फिर दोष आप कह सकते हैं कि क्या देखने को मिलता है कि इस विधि को उद्देश्यपूर्ण या फिर क्रमबद्ध बनाने के लिए योग्य, अनुभवी और चतुर शिक्षकों की आवश्यकता होती है, जो कि आसानी से पूरी नहीं होती। ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि जब आप यूज करना चाहते हैं एनालिसिस को, कि आप क्या कर रहे हैं कि बच्चों को चाहते हैं कि आप इस विधि से पढ़ाएं, तो आपका खुद का स्तर कैसा होना चाहिए, उतना अच्छा होना चाहिए। ठीक है। कि आप एनालिसिस मेथड का अगर यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कैसा एजुकेटर या कैसा टीचर होना चाहिए, जो कैसा है, बहुत ज्यादा वेल एक्सपीरियंस है, जिसको ये पता है कि मुझे अगर बच्चे को ये छोटा सा टॉपिक पढ़ाना है तो मुझे उसके सामने किस प्रकार से चीजों को रखना पड़ेगा। ठीक है। तो वेल एक्सपीरियंस होना चाहिए, वेल एजुकेटेड होना चाहिए। ठीक है। कि जो चीजों को क्या कर सके बच्चों के सामने बेहतर तरीके से। ठीक है। तो आप कह सकते हैं एक स्मार्ट लर्निंग जिसे कहते हैं। ठीक है। कि स्मार्ट लर्निंग जो है वो उसके अंदर होनी चाहिए, कि इस तरह से भी चीज़ों को बताया जा सकता है, जैसे कि फ्रूट्स के बारे में बताना है, विटामिन के बारे में बताना चाहते हैं बच्चों को, हेल्दी फूड हैबिट्स डेवलप करना चाहते हैं, तो उस चीज़ को आप कैसे बच्चों के सामने रखेंगे। ठीक है। क्योंकि बड़े बच्चों को समझाना तो आसान होता है, लेकिन छोटे बच्चों के अंदर उस चीज़ को डेवलप करना एक मुश्किल टास्क है। तो आपके पास कैसा एक ऐसा योग्य अध्यापक होना चाहिए जिसने अपने स्किल्स को क्या कर रखा हो, इतना डेवलप कर रखा है कि वो इस स्तर की शिक्षा को क्या कर सकता है, प्रमोट कर सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी को पता है कि शिक्षक मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जब आप कर रहे हैं तो आप खुद से अपने आप को इतना डेवलप करें कि आप इस योग्य हैं कि आप इस प्रकार से एक ऐसी शिक्षा को प्रमोट कर पा रहे हैं जिसमें आपका जो उद्देश्य है वो पूरा हो पा रहा है। ठीक है। एक क्रम आपने बनाया है। ठीक है। कि सीक्वेंस में चीजों को साथ लेकर चल रहे हैं और आप बेहतर तरीके से उनको समझा पा रहे हैं। दूसरा जो ड्रॉबैक आपको इसमें देखने को मिलता है, तो इस विधि में प्राय अनावश्यक बातों की निरीक्षण करने की में अधिक समय नष्ट हो जाता है। ठीक है। मतलब जब भी हम क्या करते हैं किसी चीज को जांच रहे हैं, तो कोई भी एनालिसिस, कोई भी जांच जो है वो एक ही स्टेप में कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। इसमें आपको बहुत सारे चरण देखने को मिलेंगे। ठीक है। स्टेप्स आपको क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। और इसमें क्या है, आपको जरूरी नहीं है कि सीधा डायरेक्ट उस टॉपिक के बारे में नॉलेज मिले। ठीक है। इससे क्या है, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें भी जानने को मिलेंगी जो अनावश्यक बातें हैं, जो शायद आपको उस स्तर पे अगर नहीं भी पता होंगी तो कोई बेनिफिट आपका नहीं, मतलब लॉस नहीं होगा। ठीक है। तो इसलिए मतलब बहुत सारी चीजें आप ऐसी भी सीख जाएंगे जो अनावश्यक बातें हैं। ठीक है। क्योंकि हमें वो टॉपिक सीखना है, तो आप कह सकते हैं कि आपको कुछ ऐसी चीजें उसमें इन्वॉल्व करनी पड़ सकती हैं जो उस स्तर की नहीं है, लेकिन हमें अगर वो चीज बतानी है, सिखानी है, तो आपको उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। तो अनावश्यक बातों का निरीक्षण भी आपको इसमें करना पड़ेगा, और उसमें क्या लगता है, टाइम तो है, आप कह सकते हैं वेस्ट होता है। तो आप कह सकते हैं टाइम वेस्ट होना इसका एक क्या है, दोष कहला सकता है। फिर तीसरा जो आपको इसमें क्या मिलेगा, दोष, कि ये यदि निरीक्षण विधि को स्वाभाविक नहीं बनाया गया। ठीक है। मतलब अगर आप इसे फेमिलियर नहीं कर पाते बच्चों के सामने, जब आप इसको लेकर जा रहे हैं, इसके साथ एक टॉपिक को डिलीवर करना चाहते हैं, ठीक है, इस विधि का उपयोग करना चाहते हैं, तो अगर आप इसको बच्चों के साथ फेमिलियर नहीं कर पाए, ठीक है, सामान्य रूप से इसको लागू नहीं कर पाए, तो बच्चों में और आपके कम्युनिकेशन में क्या आ जाएगा, एक गैप आ जाएगा। ठीक है। वो आपकी बातों को समझ नहीं पाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है, कि समझने की क्षमता जो है वो बच्चों की कैसी है वो पहले आपको देखनी पड़ेगी। तो कम्युनिकेशन मतलब मित्रवता जो है, आपका जो रिलेशन है स्टूडेंट के साथ, वो कैसा हो सकता है, डिसकनेक्ट भी हो सकता है, या फिर वीक भी हो सकता है, कि बच्चों को आपकी चीजें समझ में नहीं आ रही है। तो ये तीन बातें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप नो डाउट इस विधि का इस्तेमाल किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके कुछ एनालिसिस के बारे में, कि लास्ट में आपको इससे क्या सीखने को मिलता है, या फिर क्या आपके सामने निष्कर्ष निकलता है। तो जब भी किसी चीज का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके सामने कोई ना कोई कंक्लूजन निकलता है। तो जैसे आपने इस विधि के बारे में पढ़ा तो आपको इसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो गई है। ठीक है। कि ये विधि क्या बताती है, कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या आपको इसमें क्वालिटी देखने को मिलती है, क्या क्या दोष आपको इसमें देखने को मिलता है। तो जब हमें किसी चीज की डिसएडवांटेज का पता होता है ना, जब हमें किसी चीज की दोष का पता होता है, तो हम पहले इस चीज को ध्यान में रख के चलता है कि हमें
इस तरफ नहीं जाना है, या फिर इन चीज़ों को हमें क्या करना है, ओवरटेक करके चलना है। ठीक है, मतलब उन कमियों को दूर करते हुए आपको और अपने टॉपिक को पढ़ाना है। तो कंक्लूजन जो आपको देखने को मिलता है कि उपयुक्त जो भी बातें अभी तक आपने पढ़ी हैं, इससे आपको ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जब आप निरीक्षण विधि में प्राय अनावश्यक बातों के निरीक्षण करने में अधिक समय नष्ट होता है, पर यदि शिक्षक योग्य है, अनुभवी है और कैसा है, स्मार्ट है, चतुर है, तो इस विधि का प्रयोग वो क्या कर पाता है, सफलतापूर्वक। इसीलिए कहा गया है कि इसकी क्वालिटी में क्या होना चाहिए कि एक ऐसा शिक्षक, एक ऐसा टीचर जो है वो इसको यूज करे जिसके अंदर कि ऐसी क्षमता होनी चाहिए आप में कि आप अनवांटेड चीजों को अवॉइड कर सके, कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है, जो बच्चे कैच कर पाएंगे। ठीक है, कैचिंग पावर जिसे आप कहते हैं कि जो देखते ही बच्चों को समझ में आए। तो इसलिए आपको क्या करना है, उतना ज़्यादा अपने आप को डेवलप कर लेना है, अपने अनुभव एक्सपीरियंस से क्या करना है, उस चीज़ को सीख लेनी है। ठीक है, जैसे पढ़ाने का स्किल तो आप में है, आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज तो बेहद होती है, उस नॉलेज को, उस सब्जेक्ट की जो भी आपका ज्ञान है, ठीक है, जो नॉलेज है, उसमें क्या करना है, आपको अपने स्किल को ऐड कर लेना है, कि आपको अपने कौशल को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। ठीक है, कि चीज़ों को रिप्रेजेंट, मतलब टॉपिक तो आता है, लेकिन उस टॉपिक को कितना सरल आप बना सकते हैं, कितना इजी बना सकते हैं, कितना प्रेजेंटेबल बना सकते हैं, मतलब बच्चों के सामने एक अच्छे और नए ढंग से चीज़ों को प्रस्तुत करना है ना। और यही क्या है, आज के टाइम की जो एजुकेशन है उसकी डिमांड है। और हम क्या चाहते हैं, बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो इसके अंदर क्रिएट हो, क्योंकि लेक्चर मेथड जो है अब बहुत पुराने हो चुके हैं। हर चीज़ में स्कूल भी, पेरेंट्स भी और जो छात्र है वो भी चाहता है कि हर चीज में क्या होनी चाहिए, क्रिएटिविटी, कि सीखने में उसे क्या है कि अच्छा लगे, मुझे मजा आना चाहिए, जैसे खेलने में आता है इसी प्रकार सीखने में भी आए। तो इस प्रकार की लर्निंग को प्रमोट करने के लिए अगर आप अपने स्किल को इम्प्रूव कर पा रहे हैं तो आप नो डाउट इस विधि का इस्तेमाल आसानी से कर पाएंगे। तो आप इसका सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकते हैं और बच्चों को विभिन्न वस्तुओं, घटनाओं का ज्ञान जो है निरीक्षण विधि के द्वारा आसानी से करा सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपने अंदर अपने स्किल्स को, अपनी क्वालिटीज को डेवलप कर लेते हैं, अपने एक्सपीरियंस को और बेहतर बना लेते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल आराम से कर पाते हैं। फिर इसमें आपको इसके अलावा जो बातें सीखने को मिलती है कि विभिन्न शिक्षण विधियों के अर्थ में, सोपानों में, गुणों में, दोषों में प्रकाश डालने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि सभी विधियों में आपसी कोई ना कोई विरोध नहीं है। ठीक है, मतलब आप जो भी विधियां पढ़ रहे हैं, आपने उसकी डेफिनेशन को जाना कि इस विधि को कहते क्यों है। ठीक है, जैसे निरीक्षण विधि को निरीक्षण की विधि क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो चीज हमारे सामने है हम उसकी जांच कर सकते हैं, उसको ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। इसके सोपानों के बारे में आपने पढ़ा, इसके गुणों के बारे में भी आपने पढ़ा, इसके दोषों के बारे में। तो ऐसे आपने हर विधि के कुछ ना कुछ बेनिफिट पढ़े, कुछ ना कुछ उसके ड्रॉबैक पढ़े। तो हर विधि आपको ये बताती है कि वो किसी न किसी प्रकार के टॉपिक को पढ़ाने के लिए उपयुक्त है। ऐसा नहीं है कि कोई सी विधि दूसरी विधि से बहुत ज़्यादा अच्छी है। डिपेंड सिर्फ ये करता है कि आप जब किसी चीज़ को पढ़ाने जा रहे हैं, या फिर आप कोई टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, किसी चैप्टर की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई एक्टिविटी आप बच्चों को कराना चाहते हैं, कोई गतिविधि आप उन्हें कराना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा बेस्ट मेथड आपको चुनना चाहिए। ठीक है, मतलब इन विधियों में सबसे अच्छी विधि क्या है उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए, आपको बस ये चयन करना है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये विधि सबसे अच्छी है या कोई दूसरी विधि बहुत ज़्यादा अच्छी है, सब अपनी जगह पर क्या है, बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो आपस में इन विधियों में आपको कोई भी विरोध देखने को नहीं मिलता है, मतलब एक दूसरे का कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं है कि कंपटीशन चल रहा है कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छी है या फिर आगमन विधि बहुत अच्छी है, निरीक्षण बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। सारी विधियां हम सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि जो बेस्ट सिलेक्शन आप कर पाए किसी टॉपिक को बढ़ाने के लिए, कि जैसे हमने कहा है कि हर एक विधि के द्वारा हर एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा सकते, इसी प्रकार से हर मेथड का इस्तेमाल करके आप हर एक टॉपिक को नहीं पढ़ा सकते। तो आप अपने चैप्टर के अनुसार, अपने टॉपिक के अनुसार, डिपेंड करता है कि आप क्या गतिविधि करा रहे हैं, उसके आधार पर आप सबसे अच्छा जो मेथड सिलेक्ट करते हैं उस टॉपिक को पढ़ाने का, वो सबसे बेटर चीज़ होती है। ठीक है, इसीलिए हम इनके बारे में पढ़ते हैं।
फिर इन सब में पर्याप्त मेल अर्थात वे एक दूसरे की क्या होती हैं, पूरक होती हैं। ठीक है, मतलब सभी क्या है, एक दूसरे को आप कह सकते हैं कंप्लीट बनाती हैं जो विधियां हैं। ठीक है, और इस आधार पे आप कह सकते हैं कि जैसे कोई एक टॉपिक है, उस एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए आप एक से अधिक विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर किसी चैप्टर को आप पढ़ा रहे हैं, उसके लिए भी ऐसा नहीं है कि आपने एक ही विधि का इस्तेमाल किया। अगर आपको लगता है कि चैप्टर में बहुत सारे पार्ट हैं, ठीक है, उनको आपको डिवाइड करना चाहिए, तो अलग अलग विधि का इस्तेमाल करके आप अलग अलग टॉपिक के पार्ट्स को पढ़ा सकते हैं। फिर आवश्यकता इस बात की है कि सफल शिक्षण के लिए कौन सी विधि का चुनाव किया जाए। ठीक है, यही बात मैंने आपको बताई है कि विधियों को पढ़ने का हमारा सबसे मेन जो पार्ट है वो ये है कि जब आप अपने स्तर पर किसी शिक्षण के लिए जा रहे हैं, एज ए टीचर आप जब जा रहे हैं, आप किस विधि का इस्तेमाल करेंगे किस प्रकार के टॉपिक को पढ़ाने के लिए, उसका चयन करना आपके लिए महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, मतलब आपको क्या लगता है कि कौन सा टॉपिक किस विधि से बेहतर तरीके से आप बच्चों को सिखा पाएंगे या बता पाएंगे, वो चीज आपको चुननी जो है वो ये आपको बताती है। तो आपको पता होता है कि किस विधि का इस्तेमाल करके हम किस प्रकार के टॉपिक को पढ़ा पाएंगे। फिर इस संबंध में यह बात का ध्यान आपको जरूर जरूर रखना है कि देने योग्य ये बात है कि शिक्षण विधि कि उस उक्त सभी विधियों में सर्वोत्तम एवं उपयोगी विधि वही है जिसके द्वारा बच्चे के मानसिक परिपक्वता, रुचियों तथा विकास के विभिन्न स्तरों या फिर विषय सामग्री की आवश्यकताओं को हम क्या कर पाए, पूरा कर पाए। मतलब ये कहना चाहता है कि सबसे अच्छी या फिर सबसे बेस्ट विधि कौन सी है, कि जो भी टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, जो बेस्ट मेथड है, वो बेस्ट मेथड क्या है कि जब आप किसी भी टॉपिक का चयन करते हैं, तो उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बच्चों की मानसिक स्थिति का ध्यान रख रहे हैं कि उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो किस स्तर का है, मतलब उनका मानसिक विकास किस प्रकार से हो रहा है, किस एज ग्रुप के वो बच्चे हैं। ठीक है, कि किस एज ग्रुप के बच्चे हैं उसको आपको ध्यान रखना है। उन एज ग्रुप के बच्चों का इंटरेस्ट किस तरह का, उनकी रुचि किस प्रकार की चीज़ों में होती है। ठीक है, और उनके हर एक प्रकार के, ठीक है, जब हम बात करते हैं तो उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है इस विधि से हो। मतलब हम सिर्फ ऐसा नहीं कह रहे कि आप कोई मेथड ऐसा यूज कर रहे हैं जिसमें वो सिर्फ किसकी मानसिक स्तर के विकास की बात करता हो। ठीक है, तो जब हम ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो जब आप मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी हर प्रकार के डेवलपमेंट को प्रमोट करें, जैसे फिजिकल एक्टिविटी भी हो उसमें, मेंटल एक्टिविटी भी हो उसमें। ठीक है, उसके साथ साथ एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखा जाए। ठीक है, कि इससे उनको एनवायरनमेंट के बारे में भी जानकारी मिले, या फिर आप कह सकते हैं कि उनका जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो भी होना चाहिए, कि चीज़ों के प्रति जो एक लगाव होता है वो भी डेवलप हो। तो ऐसी चीज़ों को आप क्या करें, इन्वॉल्व करें। मतलब इस प्रकार के मेथड को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप प्रयोग विधि का इस्तेमाल करें अगर आपको फिजिकल डेवलपमेंट की बात करनी है, अगर आपको इमोशनल डेवलपमेंट की बात करनी है, चीज़ों को एनवायरनमेंट के से कनेक्ट करना है, तो ऐसी प्लांटेशन की एक्टिविटी आप बच्चों को करा सकते हैं। ट्री प्लांट उनके द्वारा उसकी केयर करवाई जाए। ऐसी गतिविधियां प्राइमरी स्तर पर आसानी से हो सकती हैं, बेशक आप अपने स्तर पर अपने स्कूल में करवा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कौन करवाने देगा, ऐसा नहीं होता, सब कुछ अलाउ होता है। आप एज ए टीचर हैं वहाँ पर, और आपको इतनी जो है स्वतंत्रता होती है कि आप अपने अनुसार अपने लिए एक ऐसा मेथड चूज कर सकें जो आपको आपके स्तर पर आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए उपयुक्त है। उनके हर तरह के डेवलपमेंट को फोकस करके आपने उसका चयन किया है। फिर इसका जब आप चयन करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ, मतलब जो आपका जो टॉपिक है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो आपकी सिलेबस है या जो आपका कंटेंट है, उसके अनुसार कैसा होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ सीखने के लिए होना चाहिए। यथेष्ट होता है कि जो सबसे अच्छा हो, और अनुभव जो है उत्पन्न करके शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। और अगर आप इस तरह की एक्टिविटी कराना चाहते हैं तो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपके पास होगा इन चीज़ों को करने का, बच्चों को करवाने का, उतना बेहतर आप क्या कर पाएंगे, ऐसी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर पाएंगे। फिर एक बात और आपको याद रखनी है कि स्मरण रहे, कभी कभी एक ही विषय के शिक्षण में आपको एक से अधिक विधियों का प्रयोग करने की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, मतलब एक ही सब्जेक्ट की बात कर सकते हैं, एक ही टॉपिक की बात कर सकते हैं, एक ही लेसन की बात कर सकते हैं। तो उस प्रकार के शिक्षण में आप एक से अधिक विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोई ये पूछने बिल्कुल नहीं आएगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, वो आपके स्टूडेंट होते हैं,
हमारा काम या फिर आपका काम ये होता है कि उनके सीखने के स्तर को अच्छा बनाना, उनके सीखने के कार्य को ईजी बनाना, एंटरटेनिंग बनाना, ठीक है। तो वो बेहतर सीखते हैं और लंबे समय तक नॉलेज उनके साथ रहती है। फिर ऐसी स्थिति में यदि शिक्षण को सफल अगर आप बनाना चाहते हैं, तो शिक्षक को क्या चाहिए, उसको आवश्यकता अनुसार कई विधियों का प्रयोग निसंकोच होकर कर लेना चाहिए। मतलब अगर आप अपने शिक्षक को बहुत ज़्यादा अफेक्टिव बनाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा उसको प्रभावी बनाना चाहते हैं, अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, बच्चों की रुचि उसमें उत्पन्न करना चाहते हैं, तो एज ए टीचर आप क्या कर सकते हैं, एक से अधिक विधियों का इस्तेमाल